नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप लोगों के लिए आज बिग ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज है कि टीआरई 3 में जो मुख्य आरोपी थे विशाल चौरसिया के अलावा इसके ऊपर वाले जो गैंग जिसको कहते हैं वो लोग गिरफ्तार होना स्टार्ट हो गए। 5 लोगों का टीम को पकड़ा गया। ये उज्जैन मंदिर के बगल से एक होटल था जो मध्य प्रदेश में है, वहां से 5 लोगों को पकड़ा गया और आर्थिक अपराध इकाई की टीम को एक सफलता हासिल मिली। और मैं मानता हूं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम अपना काम बहुत अच्छा से कर रही है, इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई को दिल से सैल्यूट। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 पर भी जांच बैठी हुई है और इंटरनली जांच हो रहा है। और आपको यह बात पता है, मैं बार बार कहता हूं कि टीआरई 1 टीआरई 2 में तो खासकर आरा में जो क्वेश्चन खुला हुआ था इसका भी सबूत आर्थिक अपराध इकाई की टीम दी थी। और साथ साथ बिहार के अंदर जितने सारे आतंकवादी बहाली हुई है और आतंकवादियों को स्कूल में मौका मिली है, अभी तो के पाठक के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जांच एक से एक जांच की जा रही है। कभी सर्टिफिकेट का जांच, कभी फिंगर जांच, कभी और सारे जितने सारे जांच है सारी जांच कराई जा रही है। इसमें भी देखा जाए तो जो आतंकवादी आए हुए हैं जिनको बहाल की गई है और जो शिक्षा के माफिया के तहत आज बिहार के शिक्षक बन पाए हैं, उन सारे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है। और ये जब तक चुनाव चल रही है तब तक चुनाव चल रही है। जो बात मैं अभी तक बोलते आया हूं, मेरी थंबनेल उठाकर देख लीजिएगा, टोटल बात सही हुई है। और आज भी मैं बोल रहा हूं कि टीआरई 2 और टीआरई 1 पे जांच होने वाली है और यह जांच केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जांच हो, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा तो कान में तेल डाल दिया गया है। और यह चीज आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगर जांच करेगी तब पूर्ण रूप से जांच होगी, और नहीं तो केंद्र सरकार के तहत इस जांच की हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा अभी तक देश के कोई बहाली में नहीं हुआ था जितना टीआरई 2 और टीआरई 1 में हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम यह पुष्टिकरण भी देगी, कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए। लेकिन बिहार के अंदर जितने सारे लोग अभी बहाल हुए शिक्षक में, जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार के बच्चे बहाल कहां हुए हैं? बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक बहाल हुए हैं, झारखंड के जो शिक्षक बहाल हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो बच्चे बहाल हुए हैं, आपको यह बात संज्ञान में होगा कि जो मध्य प्रदेश के लोगों के पास जब क्वेश्चन पहुंची है, विशाल चौरसिया के पास पहुंची गया, आपको लखनऊ पहुंची गया, गोरखपुर पहुंची गया, और भी देखा जाए तो तमाम जगह पर प्रयागराज पहुंची गया। तो जब सब जगह पहुंचिएगा तब बचा कहां है? तो फिर बिहार में जो बहाली हुई है टीआरई 2 की भी, तो इसका एक ऑथेंटिकेशन तो ये भी पता चल गया कि सब जगह क्वेश्चन आउट था। ये बहुत बड़ी बिहार के अंदर देखा जाए तो तकलीफ देने वाला शब्द है कि जो बच्चे तैयारी किए आज वो रोड पर भटक रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं किसी का झंडा लेकर घूमने वाला सदस्य नहीं हूं। आप लोग वोट उसी को दीजिए जो आपको रोजगार की बात करे, जिसके मैनिफेस्टो में रोजगार है उसको आप लोग वोट दीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी वोट देने जाते हैं, जो भी सदस्य है जिसके मैनिफेस्टो में रोजगार हो उसको वोट दीजिए, क्योंकि आपके पास आत्मनिर्भरता तभी आएगा जब आपको किसी प्रकार की रोजगार होगी और आपकी परिवार एक आत्मविश्वास से सुदृढ़ होगा। जब तक आपका परिवार आत्मविश्वास से सुदृढ़ होगा, रोजगार होगी, तब जाकर आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को आप चुनेंगे। 5 साल के लिए वो आपके ऊपर राज करेगा। एक दिन आप उसके ऊपर राज कीजिएगा, लेकिन आपके ऊपर वो 5 साल आने वाला राज करेगा। इसलिए सोच समझ के आप लोग वोट कीजिए और सारे लोग वोटिंग में भाग लीजिए। और उम्मीद करते हैं 48% से आंकड़ा बढ़ाकर 74% भी आप लोग कीजिए। और शिक्षक समाज से मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे कि जो लोग रोजगार के प्रति काम कर रहे हैं, जो लोग रोजगार के प्रति देख रेख कर रहे हैं और साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उनको ही वोट कीजिए, अपने अक्ल के अनुसार कीजिए। मैं किसी पार्टी का, किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। और साथ साथ मेरी एक मांग है पूर्ण रूप से कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच कर रही है, आज अगर गवर्नमेंट अच्छी रहती तो जांच भी अच्छे तरीका से होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गवर्नमेंट बहुत जरूरी है बिहार के लिए। अगर अच्छा गवर्नमेंट आती है तो अच्छा तरीका से सारा विधि व्यवस्था चलेगी, अच्छा नियम कानून चलेगा, जिसके कारण बिहार एक समृद्ध राज्य बनेगा और बिहार के अंदर जितनी सारी समस्या है उस समस्या से समाधान भी मिलेगा। आज बिहार के अंदर देखा जाए तो बच्चे को तो बेरोजगार किया ही गया। किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए तो कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से हैं, उनसे संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को बढ़ावा दीजिए और राष्ट्रवाद को एक व्यक्तिगत दीजिए, ताकि यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आगे बढ़े। और किसी भी सदर अस्पताल में आप जाकर देख लीजिए कि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था नहीं है जहां पर आप अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करा पाइए, आप छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करा पाइए।
मैं सारे बिहार के अंदर रहने वाले जितने सारे नेतागण हैं, मान लीजिए 40 को सांसद है, 16 को राज्यसभा सांसद है, 75 को एमएलसी है, 243 को विधायक है, कोई भी व्यक्ति को आप नहीं देखे होंगे कि बिहार के किसी अस्पताल में जाकर वो ट्रीटमेंट कराएं, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो पीएमसीएच हो, चाहे एनएमसीएच हो, या किसी भी जगह हो। इसलिए क्योंकि वहां का ना डॉक्टर सही है, ना वहां का विधि व्यवस्था सही है। जो लोग विधि व्यवस्था को लागू किए हैं वही लोग खुद ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, तो आम आदमी क्यों ट्रीटमेंट कराएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी सदस्य को चूज कीजिए अपने वोटिंग के लिए, आप उस चीज को देखिए कि क्या हमारी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के तहत क्या हम आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में अगर किसी प्रकार की रोग या किसी प्रकार की क्षय हमारे परिवार को होता है, तो क्या वो नेता, वो लोग हमारी समस्या को समझेंगे? क्या हमारी समस्या को अपना समस्या बनाकर एक तरह से देखा जाए तो उस विधि व्यवस्था से बाहर निकाल पाएंगे? अगर उस विधि व्यवस्था से बाहर निकाल पाते हैं, उन्हीं व्यक्ति को वोट देना ही सबसे उत्तम रहेगा। और बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, इस आर्थिक स्थिति को सुधारने में आप अहम योगदान दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको ही मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कीजिए। और हमें अभी शिक्षक बहाली के ऊपर बात कर रहा था, आप देखे होंगे कि पिछले बार जितने 3800 जिला में डीओ है, डीपीओ है, जितने सारे लोग हैं, बीओ है, सारे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सब कोई करप्ट है। क्योंकि बिहार की जो स्थिति है, एक स्कूल के अंदर 80 बेंच देना था, उस बेंच का जो क्वालिटी होनी चाहिए था, उस क्वालिटी को भी नहीं दिया गया। डेस्क बेंच का भी बात आया। एक तरफ से देखा जाए तो स्कूलों में जो समरसेबल की बात हो रही थी, अभी लगभग बिहार के अंदर 75,000 स्कूल है, उन स्कूल में लगभग 75,000 सबमर्सिबल लगाने की बात हो रही थी। उन सबमर्सिबल में कहीं 10 फीट गड्ढा ही किया गया है, कहीं 15 फीट गड्ढा किया गया है। इसमें जांच की गई है तो जांच में पाया गया है कि मात्र 10 फीट गड्ढा वाला सबमर्सिबल लगाया गया है। बिहार के अंदर उन नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा जो बच्चे अपने स्कूल में, अब जो बच्चे को गार्जियन अपने स्कूल में भेजते हैं और स्कूल में भेजने के बाद उनकी जो आत्मशक्ति को बढ़ावा देने के लिए, उनको शैक्षणिक विकास करने के लिए जो स्कूल भेजते हैं, उस स्कूल की स्थिति जब ऐसी रहेगी, बीमार पड़ जाएंगे बच्चे, वो बच्चे हॉस्पिटल जाएंगे, कोई तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा, अंततः उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इन कर्मचारियों के द्वारा जो विधि व्यवस्था लागू किया गया है, इस प्रकार की पानी की क्वालिटी दी जा रही है स्कूल में, काफी गंदी और काफी दयनीय है। आज बिहार के अंदर देखा जाए तो घपला इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि समरसेबल घोटाला, बेंच घोटाला, डेस्क घोटाला, बिल्डिंग घोटाला और इसके साथ साथ ना जाने कितने घोटाला हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं और साथ साथ इनकी देखा जाए तो दैनिक दिनचर्या भी इनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि ना इनको राम बुझा रहा है, ना इनको रहीम बुझा रहा है। इनको कुछ बुझा नहीं रहा है। केवल इलेक्शन में जाते हैं तो कहते हैं कि इतना नरसंहार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस इनका एक मनमौजी चला है, आज तक कुछ हुआ नहीं है। स्कूल की स्थिति और गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजेंगे? पाठक कितना भी चिल्ला लेगा, क्यों भेजेंगे? पाठक को चिल्लाने से अगर कुछ हो जाएगा, उन 10 फीट के बच्चे जो पानी पिएंगे, बच्चे लोग जन्ने मुन्ने जो बच्चे पानी पिएंगे, क्या वो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? जब वो बीमार पड़ेंगे तो सदर अस्पताल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या उस सदर अस्पताल की विधि व्यवस्था जब खराब रहेगी तो क्या उन बच्चों के लिए काफी देखा जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर आपको स्कूल में बच्चे को बुलाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले सही कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई तरह का घोटाला नहीं कीजिए और जांच कीजिए। जो लोग पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये मांग हमारे ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की है। और बिहार के जनता की एक और मांग है कि उनके बच्चे स्कूल में तभी पढ़ पाएंगे जब वहां का वॉशरूम सही रहेगा, वहां का पाठ्यक्रम सही रहेगा, वहां की विधि व्यवस्था सही रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा और बच्चे को पढ़ने के लिए तमाम तरीके के जो स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनको एक तरह से देखा जाए तो मानसिक स्थिति सही रहे कि बच्चों को किस तरह से टीच करे। क्योंकि स्कूल के अंदर तो आतंकवादी बहाल हुए हैं। स्कूल में जो पेपर बहाल हुई है वो तो पेपर आउट हो चुकी थी और पेपर आउट होने के बाद उनको बैठाकर पढ़ाया गया। वो लोग बच्चे को किस तरह से शिक्षा देंगे, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना बन चुकी है पूरे बिहार के अंदर। और देखा जाए तो बिहार अभी जिस स्थिति में पैदा था, जिस स्थिति में दिख रहा था पूरे ग्लोब के अंदर, बीमारू राज्य के अंदर सबसे पहले बिहार ही आता है, ठीक उसी तरह से आज भी दिख रहा है। जब बिहार की शैक्षणिक स्थिति सही नहीं होगी तो बिहार कभी भी सही होने वाला नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना वोट उसी को दीजिएगा जो 5 किलो अनाज के बदले आपको रोजगार का बात करे। और साथ साथ मैं किसी पार्टी का, किसी सदस्य का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह चर्चा जरूर करूंगा कि अपने बच्चों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए और आने वाला शिक्षा व्यवस्था के लिए, आने वाला रोजी रोजगार के लिए और आने वाला अस्पताल के लिए और साथ साथ आने वाली तमाम समस्या के लिए से ऊपर उठकर आप अपने बच्चों को रोजगार के लिए वोट दीजिएगा। और ये वोट हमको उम्मीद है कि आप अगला बार जरूर जाकर प्रधानमंत्री चुनाव के लिए चिन्हित कीजिएगा और बिहार में अपना एक नाम दीजिएगा।
और साथ साथ मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को सारे भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि यह अगर अच्छा लगे तो उन लोग के पास भी ये सूचना जाए, ताकि क्या किया जाए, समाज को किस तरह से विकसित किया जाए। ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।